बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो एडवांस ऑस्टियो आर्थराइटिस है। और चूँकि मैं लोअर लिम्ब सर्जन हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नी की आती हैं, तो मैं नी से अपनी मुशाहिदात को और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन और जो मेरा क्लिनिकल स्किल है वो मैं शुरू करूँगा। और आइंदा आने वाली प्रोग्राम में मैं पे हिप रिप्लेसमेंट और लोअर लिम्ब की जो भी एडवांस चीज़ें हैं वो भी बताऊँगा। जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि आर्थराइटिस जो है ना वो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होती है और मोस्टली ये ऑस्टियो आर्थराइटिस पे एंड अप होता है। गो के इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट का, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ख़ास एज के बाद इतना एडवांस हो जाता है जिसमें आपको तमाम दवाइयाँ, तमाम दूसरी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फेल हो जाती हैं। जब भी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करके उसका नया जॉइंट लगा देते हैं। असल में बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम, जो कि इवन हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं या जो नॉन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं और या आम लोग हैं, कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किसे कहते हैं। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट का पूरा जो कॉन्सेप्ट ये है, वो जैसे कि ये हमारी थाई बोन है और ये हमारा नी का पार्ट है, इसको कहते हैं फीमोरल कंडाइल्स। और इसके नीचे टिबिया का होता है। वो इत्तेफाक से मेरे पास टिबिया का वो स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये इतना एडवांस हो चुका होता है कि इसको कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन इफ़ेक्टिवली उसको ट्रीट नहीं कर सकता। तो इसके मुख्तलिफ़ सेक्शंस के थ्रू इसको हम इस तरह से काटते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड जिग्स होती हैं। उसके तहत ये पूरा एक नया जॉइंट सरफेस बनाई जाती है और उसके ऊपर जो है जस्ट लाइक ए कवरिंग फॉर एनीथिंग, जस्ट लाइक ए क्लॉथ, इफ़ यू वांट टू जस्ट कंपेयर इट, सो वी जस्ट फिक्स इट अकॉर्डिंग टू द cut, according to the very smart cut, okay, that become the part of the joint. And similarly we do the same thing on the lower side, यानी नी जॉइंट के जो टिबियल पार्ट है उसका करते हैं। अच्छा, अब ये कब करते हैं और किस उम्र में करना चाहिए, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शंस हैं। देखिए, अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस का एडवांसमेंट जब होती है वो आमतौर पे 50 प्लस 55 प्लस पे होती है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें हम यंगर एज में कर लेते हैं, जिसमें 40s में भी कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है जिसका ना जॉइंट पूरा ख़त्म हो गया है, उसमें हम थोड़ा यंगर एज में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेसिक उसूल ये होता है कि आप उस एज में करें कि जब वो थोड़ा यंगर एज से ऊपर चला है। मसलन अगर वो 45, 48 वगैरह में है, अगर वो बर्दाश्त कर सकता है या कर सकती हैं, तो उसकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हम थोड़ा लेट इसलिए करते हैं कि जितना आप यंगर एज में करते हैं उनकी रिवीजन जल्दी होती है। अच्छा, रिवीजन का मौजू बाद में हम करते हैं, लेकिन एक ग्रॉसली ये होता है हर जॉइंट की एक एज होती है और उस एज में वो चलता है, क्योंकि जो जनरली वेयर एंड टेयर और जो क्रोजन मेटल वर्क का होता है वो अपना टाइम लेता है। कोई शख्स ये कहे कि एक जॉइंट आपने लगा लिया है वो ज़िंदगी भर चलेगा, यानी 40 साल 50 साल चलेगा, तो मेरा ख्याल है ये बात सही नहीं है। तो अब जॉइंट रिप्लेसमेंट में तो हमने ये ऊपर फीमर का पार्ट कर दिया, हमने टिबिया का पार्ट कर दिया, हमने पेटिला को भी रीशेप कर दिया और उसके अंदर भी कर दिया, तो वो आपके लिए पूरा एक जॉइंट जो है वो बिल्कुल नया जॉइंट हो जाता है। तो बेसिकली कोई जॉइंट पूरा नहीं कटता है, सिर्फ उसको हम एक साइड पे अगर हम उर्दू में बोले छील देते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली और मेथोडिकली प्लस बहुत ही स्मार्ट कट करके फिर उसकी उसी साइज़ के हिसाब से, और यही टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जो जितना अच्छा सर्जन होगा वो उसी हिसाब से उस टेक्निकल जो उनकी इंडिकेशंस हैं और टेक्निकली जो उसको लिया जा सकता है वो करता है, और इसी की बुनियाद पे उसकी ड्यूरेबिलिटी प्लस दूसरी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन उससे बचा जा सकता है। नॉर्मली जॉइंट रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं, फ़र्ज़ किया अगर किसी की ऑन एवरेज, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में या यूके रिलेटेड है, तो उसमें हम ऑन एवरेज 60 प्लस पे करते हैं। हो सकता है वहाँ पे ये भी हो कि वहाँ पे एवरेज एज भी ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ही करनी चाहिए कि ऐसा हो जब उसकी 10 to 15 ईयर्स तक की उसका फर्स्ट जॉइंट उसका निकल जाए। बाद में जब रिप्लेसमेंट होगी, या फॉर एग्जांपल इफ़ वी डू एट द एज ऑफ 60, सो द फर्स्ट
revision would be around 70-75. So that's a very valuable age and as well as very good outcome of that joint replacement. तो ये आप पहली आप इसको इस तरह से ले लें। दूसरा ये कि आपको एहतियातें करनी पड़ती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद। जॉइंट रिप्लेसमेंट की एहतियातें क्या क्या होती हैं वो आप मोटा मोटा इसको आप जहन नशीन कर लें। वो ये कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना होगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप नमाज़ पढ़ लें। मैंने वो नीज़ बहुत शुरू में किए हैं, जिसको हम उर्दू में नमाजी नी कहते थे, या हाई फ्लेक्स नी हो गई, या रोटेटिंग प्लेटफॉर्म की होती है। लेकिन जो ओवरऑल जो इनके मैन्युफैक्चरर भी हैं और हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो उसके ऑब्जर्वेशन में यही है कि बेटर नॉट टू सिट ऑन द ग्राउंड, और मेरा ख्याल है उसको हमने फॉलो किया, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अभी तक जितने मैंने 15-16 साल पहले जो रिप्लेसमेंट प्राइमरी किए थे उनके रिवीजन नहीं किया, और उसकी वजह सबसे बड़ी यही रही कि उसको हमने पूरा टेक्निकली साउंड होकर उसका जो डायमेंशंस थी, जो कटिंग थी, वो हमने उस हिसाब से की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रही। क्योंकि मैं इंग्लैंड में भी ये तमाम प्रोसीजर करके आया था ट्रेन होके, और आई वाज कंसल्टेंट इन इंग्लैंड एज वेल, और स्टिल आई डू वर्क इन इंग्लैंड फॉर ऑल सर्जिकल थिंग्स। तो मेरे जहन में पूरा सामने पूरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं क्या कहते हैं इंग्लैंड के अंदर जो हमने केसेस किए उसको फॉलो किया, फिर जो पाकिस्तान में फ़ॉलो किए और पाकिस्तान में जो केसेस किए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय 1-2 केसेस जो कि जनरली डायबिटिक थे, ये थे, वो भी नेग्लिजिबल हैं। तो मैं समझता हूँ अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर कोई बात करे, कोई पूछे क्या चीज़ है, तो मैंने उसका जवाब दे दिया, उसका आउटकम क्या है वो भी हमने बता दिया। सो इन शॉर्ट मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि एक तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि देखें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोग डरा देते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो कि 1% है, बल्कि लेस दैन दैट, वो है इन्फेक्शन का। तो लेकिन अगर आप अच्छे सर्जन से करवाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और बेहतरीन स्टेराइल कंडीशन में करवाएंगे, तो ये भी चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। मैंने इतने हिप्स एंड नीज़ किए हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि मैं हज़ारों ही कहूँगा, लेकिन बहुत कम इन्फेक्शस एलिमेंट आया है। और उसकी एक वजह सबसे बड़ी, जब हम यूके में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे तो ओवरऑल एनवायरनमेंट और थिएटर एटमॉस्फेयर बहुत ही प्रोफेशनल होता है, लेकिन पाकिस्तान में आप बना सकते हैं, और आप उसको अगर सही तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर खुदा खास्ता हो भी जाए तो फिर उसकी भी एंटीबायोटिक से तमाम चीज़ें हैं। तो दूसरा ये एलिमेंट है। तीसरा जो एलिमेंट जो आता है जो टोटल नी में हम लेते हैं वो रिहैबिलिटेशन है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हमने ऑपरेट करवा लिया है तो बस अब खुद ब खुद सब चीज़ें हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें पूरा एक कोर्स होता है फिज़ियोथेरेपी का जिसको करना होता है। तो हमें फिज़ियोथेरेपी अच्छी करवानी होती है, रेगुलर करवानी पड़ती है और कपल ऑफ वीक्स करवानी पड़ती है। इसकी जो पूरा एक प्रोटोकॉल ये होता है कि जैसे कि हमने आज टोटल नी किया है तो नेक्स्ट डे से चलाना शुरू करते हैं। ये मेरी रेजिम है, और यही रेजिम जो है इंटरनेशनली भी यही है कि नेक्स्ट डे चलाना शुरू करते हैं। तो फुल वेट, जितना भी वेट बर्दाश्त कर सकते हैं वो उस पर चलाना शुरू कर देते हैं। ओवर नेक्स्ट 4 to 6 डेज़ जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, उसकी ग्रेजुअली जो है ना उसकी मोबिलिटी को बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, इसमें होता है हम शुरू में ऑपरेशन के दौरान ही उसको एपिड्यूरल लगते हैं ताकि वो एनाल्जेसिक इफेक्ट रहे, यानी पेन कम से कम रहे, और विद इन 72 आवर्स जो है वो एपिड्यूरल कैथेटर निकाल देते हैं। हॉस्पिटल में एडमिशन 4 से लेकर 6 रोज़ तक रहता है। उसके बाद फिर घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, घर के ऊपर फिजियोथेरेपी वगैरह होती है। फिर 2 वीक्स के साथ हम देखते हैं ताकि उनके स्टिचेस वगैरह निकल जाएं, और 6 वीक तक जो है फिजियोथेरेपी का इन रॉ जो है वो हम करवाते हैं। हमारा ये दूसरा जो मेरा वो है कि अगर फ़र्ज़ किया जो पेशेंट है वो गाड़ी चलाता रहा हो पहले, तो वो 3 महीने के बाद गाड़ी भी चलाना शुरू कर देता है। तो ये 6 वीक्स to 12 वीक्स की वो होती है ओवरऑल रिहैबिलिटेशन। बाकी ये है कि जो एहतियातें बताई हैं, ज़मीन पे नहीं बैठना है, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई मैराथन टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कमोड यूज़ करना है, ये सब मोटा मोटा चीज़ें जो है ना ये हम बता भी देते हैं। और मैं बहुत डिटेल में ये इस शायद वीडियो में ना बता पाऊँ, लेकिन ये कि अगर कभी ऐसा मौका आएगा वी कैन हैव ए क्वेश्चन आंसर सेशंस फॉर एनी जॉइंट रिप्लेसमेंट। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट टॉक होगी
वो टॉक हमारी और मौज़ूआत पे होंगी, और फिर हम कहीं ना कहीं अगर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट पर हिप का हो गया या शोल्डर का हो गया तो हम उसको बताएंगे। गो कि मैं शोल्डर सर्जन नहीं हूँ, लेकिन हम ट्रॉमा का तमाम शोल्डर का काम करते हैं रिप्लेसमेंट से हटकर। लेकिन ये कि बहरहाल जनरली वी कैन आई कैन गिव यू प्रॉपर गाइडलाइन फॉर शोल्डर सर्जरी एज वेल। ठीक है, चलें, विश यू ऑल द बेस्ट, वी विल टॉक अगेन, थैंक यू।